बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर कोऑर्डिनेशन पार्ट नंबर 2 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं समन्वय का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय का क्या महत्व होता है? तो पहला तो दिया गया संस्था का आकार या साइज होता है बिजनेस। व्यापार का पैमाना जैसे जैसे बढ़ता है, व्यापार का साइज़ जैसे जैसे हमारी कंपनी का साइज़ जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, कंपनी जब बढ़ेगी तो हमारे कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी। सब कर्मचारियों की काम करने का तरीका अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है। इसलिए कंपनी में इस कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन सभी कर्मचारियों में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक हम कंपनी के एक टारगेट, एक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सेकंड है कार्यात्मक विभेदीकरण, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे कंपनी के होते हैं और हर एक विभाग का अपना अपना कार्य, अपना अपना फंक्शन होता है। तो क्योंकि सबकी वर्किंग डिफरेंट होती है, ये कोई परचेज़ कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई फाइनेंस का काम कर रहा है, परंतु फिर भी इन सब में कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कि जब हमारे पास कैश आएगा तो उसके बाद में परचेज़ डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा, परचेज़ डिपार्टमेंट ने सामान खरीदा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होगी, उसके बाद पैकिंग डिपार्टमेंट पैक करेगा, उसके बाद सेल होगा। तो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। थर्ड पॉइंट है विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन। विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो कार्य होता है, जो काम कंपनी में हो रहा है, हम उसको बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और फिर काम का एक सबसे छोटा भाग जो होता है वो एक एक आदमी को सौंप दिया जाता है। मतलब हर एक आदमी काम का एक छोटा सा पार्ट जो होता है उसको करता है। और जब हम फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो क्या होगा, आदमी तो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं परंतु सबके काम आपस में मिल जाएंगे और अंत में जाकर कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस। अभी हमने डिस्कस किया फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा आएगा तो परचेज डिपार्टमेंट कच्चा माल खरीदेगा, रॉ मटेरियल, उसने रॉ मटेरियल खरीदा तो उत्पादन विभाग प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उत्पादन कर लिया तो पैकिंग डिपार्टमेंट उसको पैक करेगा, उसने जब पैकिंग डिपार्टमेंट ने पैक कर लिया फिर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, विज्ञापन करने वाला विभाग विज्ञापन करेगा और जब विज्ञापन हो गया तो विक्रय करने वाला विभाग वस्तु को बेचेगा और उसके बाद में फिर हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद में रिसर्च करेंगे कि कैसे और ज़्यादा हम बिक्री को बढ़ाएं, कैसे सुधार करें। पाँचों पॉइंट है समन्वय एक सृजनात्मक शक्ति है, कोऑर्डिनेशन इज क्रिएटिव फोर्स। बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना सही समन्वय के कोई भी कच्चा माल जो है वो तैयार माल में नहीं बदल सकता। यदि हमारे पास केवल मात्र कच्चा माल पड़ा है, हमारे पास मशीनें पड़ी हैं, जब तक कि वर्कर मिल करके कार्य नहीं करेंगे, वर्कर अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेंगे, तब तक संस्था के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब नई चीज़ों का सृजन, ये क्रिएशन नहीं हो पाती, नई चीज़ें बन नहीं पाती हैं। सिक्स पॉइंट है समन्वय प्रबंध का सार है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। एसेंस या सार का मतलब होता है सारांश। जब तक प्रबंधक सभी वर्कर्स में एकता स्थापित नहीं कर देता, एक मैनेजर के नीचे आने वाले सभी वर्कर या सभी मैनेजर एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य नहीं करते, तब तक हम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। सेवन्थ पॉइंट है समन्वय संस्था को एक इकाई का रूप प्रदान करता है, कोऑर्डिनेशन गिव्स अ कंपनी फॉर्म ऑफ द यूनिट। समन्वय जब हो जाता है तो पूरी कंपनी एक बन जाती है। यूनिट या इकाई का मतलब है एक बन करके काम करते हैं। हम सभी ये सोचते हैं बस हमने कंपनी के लिए काम करना है, हमारा अपने विभाग का काम नहीं बल्कि हमने बाकी सभी विभागों की भी मदद करनी है। आठवां पॉइंट दिया गया समन्वय परस्पर मधुर मानवीय संबंधों पर बल देता है, जिससे परस्पर ईर्ष्या, जलन, द्वेष, विरोध का अंत हो जाता है। कोऑर्डिनेशन लेज एम्फेसिस ऑन द म्यूचुअल cordial relations and prohibits hatred and conflicts। समन्वय ये कहता है कि मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, म्यूचुअल कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। ये इस बात पर बल देता है कि मिलकर के काम करो, आपस में मतभेद, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, विरोध करना, हेट्रेड एंड कन्फ्लिक्ट्स जो है इसको रोकने की बात करते हैं। नाइन्थ पॉइंट दिया गया संगठन संस्था के लक्ष्यों, साधनों, प्रयासों में संतुलन स्थापित करता है, जिसके कारण न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन होता है। कोऑर्डिनेशन क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज एंड द एफर्ट्स विच प्रोड्यूसेस द गुड्स ऑफ द बेटर क्वालिटी एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जब हम संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो जो साधन रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उसका हम बेटर यूज़ करते हैं, संतुलित उपयोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं और हमारा प्रयास ये हो जाता है कि न्यूनतम लागत मतलब कम से कम कीमत पर श्रेष्ठतम उत्पादन, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को तैयार करना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। समन्वय के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय के जो सिद्धांत हमारे को दिए गए हैं ये मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार
देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नाम जो है ऑथर के आप लोगों ने साथ में मेंशन जरूर करना है एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हम सीधा जाकर वर्कर्स को कोई चीज़ समझाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसे सीधे जाकर बात करते हैं, तो हमारी बात जो है उसको आसानी से समझ में आ जाती है। और अगर बीच में कोई मतभेद भी होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे मन में कोई चीज़ कोई शंका थी, तो वो सारे शक जो होते हैं, शंकाएं जो हैं, भ्रांतियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाती है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कोऑर्डिनेशन जो होता है इसमें ये कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने उसकी मदद एक बार कर दी मेरा काम ख़त्म हो गया, बल्कि हमेशा ही हमें एक दूसरे की मदद करनी है, मिल करके कार्य करना है। थर्ड पॉइंट है प्रारंभिक स्थिति में समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द अर्ली स्टेजेस। कहने का मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कब होता है, जब कंपनी बनाई गई थी मालिकों ने तभी सोच लिया कि हमारे इतने डायरेक्टर, मैनेजर, फोरमैन, वर्कर, सुपरवाइज़र ये होंगे, तो ये सभी इस प्रकार से आपस में एक विभाग के इतने कर्मचारी हम रखेंगे और ये सभी मिल करके कार्य करेंगे। कहने का मतलब इसका निर्माण तभी हो गया था अर्ली स्टेज, प्रारंभिक स्थिति में, जब कंपनी को बनाया जा रहा था तभी हमने सोच लिया था भाई कोऑर्डिनेशन हमारे कर्मचारियों के बीच में होगा। तब हमने सोचा और बाद में जब कार्य किया जा रहा है तब भी हुआ। चौथा पॉइंट है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिलेशन। हर एक विभाग का दूसरे विभाग, डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी के साथ, एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी के साथ में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है समय अनुकूलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। यहाँ पर दिया गया कि सारी ही क्रियाओं का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है या फिर समन्वय है वो समय पर होना चाहिए। हमें अभी किसी की आवश्यकता पड़ी और हम बाद में जाते हैं, जब समय निकल जाता है उसके बाद यदि कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं या फिर समन्वय करते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। सिक्स पॉइंट दिया गया गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिज्म। यहाँ पर यह दिया गया कि लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। डायनेमिक या गतिशील का मतलब होता है परिवर्तित होना, बार बार चेंजेस होना। संस्था के भीतर के वातावरण में भी चेंजेस हो रहे हैं, बाहर मार्केट में भी चेंजेस हो रहे हैं, नई कंपनीज, नई टेक्निक्स लगातार आ रही हैं। ये परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके अनुसार हमारे को स्वयं को एडजस्ट करना होगा, और जब हम एडजस्ट करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिल करके हमें कार्य करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे को दिया गया टेक्निक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन या समन्वय की तकनीकें। पहला पॉइंट दिया गया ऐच्छिक व स्वतः समन्वय, वॉलंटरी और सेल्फ कोऑर्डिनेशन। वॉलंटरी या ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से हम जब दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे की हेल्प करने के लिए जाते हैं। ये अलग प्रकार से हो सकता है कि प्रशंसा करने से भी हम दूसरे की हेल्प करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे संस्था में जो है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट दिया गया उचित नियोजन द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय द प्रॉपर प्लानिंग। कार्य करने से पहले, कार्य नियोजन मतलब प्लानिंग, जब काम शुरू हुआ उससे पहले ही हम लोगों ने प्लान कर लिया कि कौन व्यक्ति किसके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, सबको बता दिया, तो कोऑर्डिनेशन का काम, समन्वय का काम अपने आप चलता है। थर्ड पॉइंट है कार्यविधि व नियमों के द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय द प्रोसीजर्स एंड द रूल। सभी के लिए समान नियम बनाया जाए, समान कार्यविधि होगी, एक जैसा नियम है सभी के लिए, एक जैसा तरीका है, तो अपने आप ही समन्वय करना या कोऑर्डिनेशन करना सरल हो जाता है। चौथा पॉइंट है अधिकार श्रृंखला के द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय द चेन ऑफ कमांड। सर्वोच्च अधिकारी, सबसे ऊपर के जो अधिकारी हैं वही सभी के लिए निर्णय लेते हैं। यदि तो क्या होगा, एक मैनेजर ने अगर निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, सभी वर्कर्स के, उस डिपार्टमेंट में जितने काम करने वाले लोग हैं सभी के लिए एक अधिकारी निर्णय लेगा, तो क्या होगा, सबका काम एक जैसा होगा। और यदि सभी व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हैं तो फिर हम आसानी से दूसरे व्यक्ति की मदद कर पाएंगे, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो काम ही दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो हमें पता है वो क्या काम कर रहा है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है हम उसकी हेल्प तुरंत कर पाते हैं। अगर उसका काम अलग होगा तो हम उसे नहीं जानते, फिर हेल्प नहीं कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है संपर्क अधिकारी द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय द लाइजन ऑफिसर्स। कई बार दो विभागों में आपस में समन्वय करने के लिए एक संपर्क अधिकारी या लाइजन ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है कि आप इन दो विभागों के बीच में जो है कोऑपरेशन करवाने में मदद करेंगे। सिक्स पॉइंट हमारे को दिए गए कार्यसेना के द्वारा समन्वय या कोऑर्डिनेशन बाय द टास्क फोर्स। ऐसा टास्क फोर्स या कार्यसेना का मतलब एक ग्रुप हम लोगों ने बना दिया, एक टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर हमने ग्रुप बनाया जो कि किसी एक समस्या या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। इस ग्रुप में हर डिपार्टमेंट का एक एक आदमी जो है उसे ग्रुप में रखा जाता है और उसकी एक टीम बनाई जाती है। हर एक आदमी जो है, हर एक मतलब विभाग का आदमी जो होता है वो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं और फिर मिलजुल कर सभी डिपार्टमेंट के लोग किसी एक सॉल्यूशन को निकालते हैं कि हम कैसे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे।
अगला हमारे को दिया गया लाभ में भागीदारी द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स। ये एक मोटिवेशन करने की टेक्निक है, अभिप्रेरित करने की टेक्निक है कि जो लाभ होता है मालिकों को, जब वो लाभ का हिस्सा कर्मचारियों को भी कुछ दे देते हैं तो इससे कर्मचारी और ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि हमें लाभ का हिस्सा मिला, अगली बारी वो संस्था को और लाभ ज़्यादा दिलवाने की कोशिश करते हैं। जब हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं, लाभ का हिस्सा एक दूसरे को देते हैं, तो इससे हमारा आपस में समन्वय जो है वो बढ़ जाता है। हमें मालूम है कि हमारी संस्था को लाभ होगा तो हमें लाभ मिलेगा, और कंपनी को लाभ तभी होगा जब सभी विभाग आपस में मिलजुल करके काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रभावपूर्ण समन्वय के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया अधिकार और उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सभी व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं वो उन्हें निश्चित तौर पर स्पष्ट रूप से बता देने चाहिए। सभी व्यक्तियों के अधिकार फिक्स होने चाहिए, सभी को अपने अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। दे मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ देयर राइट्स। परस्पर व्यापी अधिकार न्यूनतम होने चाहिए। ओवरलैपिंग अथॉरिटीज़ मस्ट बी मिनिमाइज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कार्य इसको भी दे दिया और दूसरे व्यक्ति को भी दे दिया। ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें। सेकंड पॉइंट है जांच का सिद्धांत या चेकिंग। तो यहाँ पर अब दिया गया ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाएं, अवांछित क्रियाएं, जो क्रियाएं नहीं होनी चाहिए उन्हें अनवांटेड एक्टिविटीज़ या अवांछित क्रियाएं बोला जाता है। उन्हें संस्था से निकालना है, चेक करना है, जांच करना है, फालतू की बेकार की एक्टिविटीज़ को निकालना है। मनमुटाव की क्रियाएं, एक्टिविटीज़ ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं, ऐसी क्रियाएँ जो कि एक दूसरे से मनमुटाव या आपस में विरोध पैदा करती हैं, उनको भी बीच में से निकालना है। हमें दुर्बलताओं या कमजोरियों का पता लगाना है, कौन से व्यक्ति में क्या कमजोरी है, क्या कमी है, क्या उसको नहीं आता है, और उसको दूर करने का प्रयास भी करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रभावपूर्ण संप्रेषण या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन, संप्रेषण या आपस में बातचीत करते हैं, खुल करके बातचीत की जाती है, तो बहुत सारी शंकाएं, समाधान, डाउट्स हमारे जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के क्या अधिकार हैं उनको स्पष्ट कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के राइट्स को। सामान्यतः मीटिंग्स वगैरह जो है ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम बातचीत कर पाते हैं। सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, रिपोर्ट्स, सर्कुलर भेजे जाते हैं, और ज़्यादातर कोशिश होती है कि व्यक्तियों से सीधे जाकर पर्सनल तौर पे बातचीत की जाए। इससे समन्वय जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है प्रभावपूर्ण नेतृत्व या इफेक्टिव लीडरशिप। यहाँ पर ये भी दिया गया कि लीडरशिप ही हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा एक नेता होता है, मतलब हमारा जो मैनेजर है, जो नेता के रूप में कार्य करता है, वो एक लाइजन ऑफिसर या संपर्क अधिकारी के तौर पर भी कार्य करता है। संस्था में एक अधिकारी होगा और उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होती। यदि एक से ज़्यादा अधिकारी हो जाएंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से वाले अधिकारी की बात को सुने और कौन से वाले की नहीं करें। एक अधिकारी होने से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो पाता है, लीडरशिप हो पाती है, नेतृत्व हो पाता है, वर्कर्स का मार्गदर्शन हो पाता है, और ज़्यादा अधिकारी हो जाने पर उनसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है।